नमस्कार भाई दोस्तों। देश के सीडीएस अनिल चौहान साहब बट निकाल दिए पूरी गोदी मीडिया के। ऐसे बट निकाल दिए कि इनके सौदा समझ में नहीं आया। होना भी यही चाहिए। उन्होंने जो बोले है ना वो भी आपको सुनवाएंगे। उन्होंने बोला सिर्फ वर्दी वालों पे भरोसा करो, इनके ऊपर भरोसा मत करो। बोला ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फर्जी खबरों से निपटने में 15% वक्त बर्बाद हो गया हमारा। ये सीडीएस चौहान साहब का, अनिल चौहान साहब का बयान है। बोला 15% वक्त खराब किया इन्होंने, क्योंकि ये कोई इस्लामाबाद पर कब्जा कर रहा है, कोई कराची पर, कोई लाहौर पर, कोई इनस विक्रांत का अटैक करवा रहा था। और उसके बाद ब्लूमबर्ग को जो इंटरव्यू दिया सीडीएस चौहान साहब ने, वहां पे उन्होंने माना कि हाँ कुछ विमान गिरे हैं, कुछ टेक्निकल फॉल्ट भी हुए हैं, लेकिन उसके बाद हमने जो हमला किया है वो बड़ा ही जबरदस्त हमला किया था। ये सीडीएस चौहान साहब ने अपने उसमें इंटरव्यू में बोला है, वो भी आपको सुनवाएंगे इंटरव्यू भी। उसके बाद लोग यहाँ पे बोल रहे हैं भाई कि उन्होंने गोदी मीडिया को क्यों नहीं इंटरव्यू दिया। भाई अगर इतनी जरूरी बात बतानी थी, जो राफेल विमानों की बतानी थी या कुछ भी बताना था, तो गोदी मीडिया को इंटरव्यू देना चाहिए था। इसके ऊपर भी लोगों ने मजे ले लिए। सब कह रहे हैं सीडीएस को साहब को भारतीय मीडिया को इंटरव्यू देना चाहिए। कोई यह नहीं बता रहा कि उनसे किसी ने इंटरव्यू मांगा भी था। लड़ाकू विमान गिरने की खबर अपने चैनल और अखबार में कौन पूछ रहा था और लिख रहा था? 11 मई को हिंदू के दिनाकरन पेरी ने यह सवाल किया था। जो द हिंदू है उसने किया था, दिनाकरन पेरी ने। उसी सवाल के जवाब में काफी इशारा था। उसे लेकर गोदी चैनलों ने क्या खबर चलाई थी, याद आया? भूल गए। क्या इंटरव्यू मांगा था? क्या सभी उस चुप्पी का हिस्सा बन गए थे जो किसी को महान बनाने के लिए साथ दी गई थी? ऐसे लोग आक्रोशित हो रहे थे जैसे रक्षा प्रमुख को ही फोन करना था कि एंकर भाई लाहौर से लौट आए हो तो मेरा इंटरव्यू कर सकेंगे, बताइए किसने इंटरव्यू मांगा था। सच्चाई है ये। और वैसे भी जो गोदी मीडिया ने जो झूठी खबरें चलाई थी उनके ऊपर सीडी साहब वैसे ही भड़के हुए थे कि भाई ये क्या है, ये अपने आप से ही मतलब इतना वो कर रहे हैं, जमेला कर रहे हैं। कोई लाहौर बैठा है, कोई कराची, कोई इस्लामाबाद। इन्होंने सारी की सारी फेंक खबरें चलाई थी। और जब इन फेंक खबरों में एक सबसे बड़ा नाम आया, अंजना ओम क्या है रे, आगे पता नहीं क्या कश्यप है या कुछ ऐसा ही कुछ है उसका, अंजना अंजना करके कोई आज तक वाली, कोई आज तक, कोई न्यूज 18, कोई TV9 भारत और कोई कोई सा भारत चढ़ के बैठे हुए थे पूरे पाकिस्तान के ऊपर। जब वो फंसी, अंजना फंसी, तो अंजना का ट्वीट क्या था? ट्वीट सुन लो। इसने खबर दिखाई थी कि वहां पे ये हो गया, फिदायनी हमला हो गया। फेक न्यूज दिखाई थी इसने, फेक न्यूज। युद्ध के समय दो समानांतर युद्ध चलते हैं, ये अंजना कश्यप ने जो कमेंट ट्वीट किया ना उसका बता रहे हैं। एक सेना अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ती है और एक सूचनावार जिहादी जनरल मौलाना मुनीर आज तक के वीडियो को काट छांट कर दिखाता है। ओहो, उसने काट छांट कर दिखाया, आप पूरा दिखा देते। उसकी पोल हम खोल रहे हैं। गिला तो उनसे है जो देश में रहकर पाक प्रोपगंडा के लिए लड़ रहे हैं, अपनों से ही गाली गलौज कर रहे हैं, कभी पाक के रास्ते स्पूफ फैलाकर तो कभी अपने देश का मजाक उड़ाकर। मुनीर का मुखिया मत बनिए। सच्चाई सिर्फ एक है, भारतीय सेना ने पाकिस्तान को धूल चटाई। एक देश एक आवाज, जय हिंद। बड़े कमाल की बात है। हमने तो जब युद्ध चल रहा था कोई न्यूज ही नहीं चलाई थी। जो सवाल थे वो सरकारों से सवाल थे। भाई सरकार इसमें अपनी कमी माननी है, चूक हुई है, सुरक्षा के मामले में चूक हुई है, सरकार की कमी होनी चाहिए थी। राफेल का जिक्र भी तब आया सबसे पहले, तो विदेशी अखबारों ने राफेल गिराने का जिक्र शुरू किया था कि वे राफेल गिरे, राफेल गिरे, तब इसीलिए विदेशी अखबारों को इंटरव्यू देना पड़ा सीडीएस तो अनिल चौहान साहब को, इसलिए इंटरव्यू दिया है। तुम्हारे को क्या इंटरव्यू देते, ये बताओ पहले तो। तुम्हारा कोई काम ठीक था क्या? एक तो काम ये बता दो भाई, तुम्हारा ये काम ठीक था भाई, हमने यहां पे कुछ अच्छा किया था। तुम्हारा ना तो कोई काम ठीक था, ना तुमने कोई आज तक अच्छी न्यूज दिखाई है। सच्चाई तो छोड़ ही दो, सच्चाई के तुम आसपास भी नहीं जा सकते। सच्चाई से तो तुम कोसों दूर भागते हो, ये हमारे को सबको पता है। लेकिन अब सुनाएंगे जो सीडीएस चौहान साहब का इंटरव्यू है ना, उसका एक एक शब्द सुनने के लायक है, सुनने के लायक। फर्क इतना है कि भान मंडिया और उनके दलालों को, दरबारी भांडों को इंटरव्यू नहीं दिया उन्होंने। जो इंटरव्यू था ना वो सुनने वाला था। What I can say is, on 7th and the initial stages, there were losses, but the numbers, and that's not important. What was important is while it ये बोल रहे हैं शुरुआती चरणों में हमारा नुकसान हुआ था, लेकिन नंबर कोई महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि ये नुकसान क्यों हुए और उसके बाद हम क्या करेंगे। this losses occur, and what do we do after that? So इसलिए हमने अपनी रणनीति में
सुधार किया और 7, 8 और 10 मई को बड़ी संख्या में वापस गए और निशाने साधे। उसका सुन लो। And then went back on 7th, 8th and 10th in large numbers to hit air bases deep inside Pakistan. Penetrated all their air defenses with impunity. Carried out precision strikes. So the Air Force went into a short mode as to why did this happen. They rectified their tactics and flew in again and flew all types of aircraft with all type of ordnances on 10 days. Now that satellite images for all the strikes are available, not only through Indian media but from global sources, and you would have seen that most of the strikes were delivered with pinpoint accuracy, some even to a meter, to whatever was our selected mean point of impact. So we were quite certain that none of them will go astray, and they land at the places where we desired them. There's a lot of space before that nuclear threshold is crossed. A lot of signaling before that. I think nothing like that happened. Over a period of time, as I said in a couple of other meetings, that there's a lot of space for conventional operations which has been created, and this will be the new norm. It's my personal view again. That अभी ये अपना व्यक्तिगत विचार दे रहे हैं। बोले मेरा व्यक्तिगत विचार है कि संघर्ष होने पर सबसे तर्क संगत लोग वर्दी वाले लोग होते हैं, ना कि मीडिया, ना नेता। most rational people are people in uniform when conflict takes place. That's because they understand that conflict can swing either way. They understand the consequences of this kind of a conflict, and in every step which happened during this Operation Sindoor, I found both sides displaying a lot of rationality in their thoughts as well as actions. अभी समझ में आया? बोलता है उस टाइम पर ना वर्दी वालों पर भरोसा करना, किसी नेता पर या किसी मंडियों के दलालों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। एक मंडियों का दलाल और था जो अपने आप को सो कॉल्ड मेजर पेजर बोलता था। उसने INS विक्रांत का अटैक करवा दिया था, कराची पोर्ट के ऊपर करवाया था। अगर वो ढक्कन ढंग से नौकरी कर लेता, ढंग से नौकरी कर लेता फौज के अंदर, तो उसको पता होता INS विक्रांत चीज क्या है, चीज क्या है INS विक्रांत, उसको पता लग जाता। लेकिन जब की नहीं नौकरी, जब टाइम आया, कारगिल की लड़ाई से पहले ही पेट खराब हो गया, साबुन का पानी पी लिया, फौज छोड़ कर भाग आया, फिर यहाँ का बड़े ज्ञानी बन जाते हैं, बड़े ज्ञान की बातें करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। CDS चौहान साहब ने ना, अनिल चौहान साहब ने एक काम बड़ा अच्छा किया कि इनको इंटरव्यू नहीं दिया, मंडिया और इनके दलालों को। अब ये लेते रहो उनसे इंटरव्यू, वहाँ पे इंटरव्यू दिया, क्योंकि वो ग्लोबल मीडिया जो है उसको मानते हैं वो। भैया उन्होंने सवाल भी उन्होंने किए थे, पहले सवाल तो उन्होंने उठाए थे ना, तो इंटरव्यू तो उनको देंगे और जवाब भी उन्हीं को देंगे। सेना ने काम किया, अपना काम किया, ठीक है, विमान करे नुकसान होया, नुकसान तो होता है, और लड़ाई में फूल थोड़ी मिलते हैं, लड़ाई में नुकसान ही होता है। लेकिन जी सस्ते चिलमबाज चिलगोजों का क्या, ये करेंगे वो करेंगे, यहाँ कब्जा वहाँ कब्जा। ये तो 370 हटने के बाद कश्मीर में प्लॉट भी ले रहे थे, शादी भी कर रहे थे। कितनों को ने की बताना एक बार, कितनों ने शादी की, कितनों ने प्लॉट लिए? तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारी समझ में जरूर आएगा, एक दिन आएगा। तुम लगे रहो भांड मंडिया देखो और उसी के हिसाब से चलो, सच्चाई कुछ और ही है। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में, आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात आकर सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।